गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग वैदिक पीरियड है, ऋग वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल से संबंधित हम उन समस्त जानकारियों को जुटाएंगे, उन विशेष तथ्यों को जुटाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं ऋग वैदिक काल। दोस्तों, हमने पहले ही बताया था कि ऋग वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। अब प्रश्न है कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था। ऋग वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था और ऋग वैदिक कालीन आर्यों के भौगोलिक विस्तार की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हम आपको बता दें कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों की भौगोलिक विस्तार के जानकारी का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में उल्लेखित पर्वत, मरुस्थल और नदियां, पर्वत, मरुस्थल और नदियों के आधार पर ही इसकी जानकारी यानी कि भौगोलिक विस्तार की जानकारी प्राप्त हो पाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पर्वत, जो प्रमुख पर्वत है वो है हिमालय। ऋग्वेद में वर्णित जो प्रमुख पर्वत है वो हिमालय है। ऋग्वेद में हिमालय को हिमवंत कहा गया है। क्या कहा गया है? हिमवंत। हिमवंत। और हिमवंत की चोटी को क्या कहा गया है? तो हिमवंत की चोटी को मजुवंत कहा गया है। मजुवंत। क्या कहा गया है? मजुवंत। इसी मजुवंत से सोम रस की प्राप्ति होती थी। इसकी सोम रस की प्राप्ति होती थी, जो आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ है। अब बात करते हैं मरुस्थल की। तो ऋग्वेद में तो कई मरुस्थलों की बात की गई है, लेकिन मरुस्थलों को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि ऋग्वेद में मरुस्थल को क्या कहा गया है, किस नाम से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में मरुस्थल को धन्व कहा गया है। धन्व। ठीक। अब बात कर लेते हैं नदियों की। तो ऋग्वेद में कई नदियों को उल्लेख किया गया है, जैसे परशुनी, जिसे कि रावी नदी कहते हैं। ऋग्वेद में उसे परशुनी कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, इन सभी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। लेकिन यह जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन नदियों का कितने बार उल्लेख किया गया है। कई नदियों का कई बार उल्लेख किया गया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार और गंगा नदी का ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख किया गया है। यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है और गंगा नदी का ऋग्वेद में केवल और केवल 1 बार उल्लेख किया गया है। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आर्यों की सबसे पूजनीय, सबसे प्रिय नदी सरस्वती नदी थी। कौन सी नदी थी? सबसे प्रिय नदी कौन थी? सबसे प्रिय और पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। सरस्वती। तो ठीक है, जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी तो बता देंगे सरस्वती। पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में गंगा का कितने बार उल्लेख किया गया है तो बताएंगे 1 बार। पूछ लिया जाए कि यमुना का कितने बार उल्लेख किया गया है तो बताएंगे 3 बार। पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में मरुस्थल को क्या कहा गया है तो बताएंगे धन्व। पूछ लिया जाए कि हिमालय पर्वत को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है तो बताएंगे हिमवंत। हिमालय पर्वत की चोटी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है तो बताएंगे मजुवंत। सोमरस की प्राप्ति कहां से होती है, जो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था, तो बताएंगे मजुवंत से, हिमालय की चोटी से। चलिए, अब इन सोर्सों के आधार पर, इस स्रोतों के आधार पर हमें
ऋग वैदिक कालीन आर्यों के भौगोलिक विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है, तो हम आपको बता दें कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में तुर्किस्तान, उत्तर में तुर्किस्तान से लेकर दक्षिण में वर्तमान का हरियाणा राज्य, उत्तर में तुर्किस्तान से लेकर दक्षिण में वर्तमान का हरियाणा राज्य और पूरब में तिब्बत से लेकर, कहां से लेकर? पूरब में तिब्बत से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था। तो ठीक है, हम बताएंगे कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में तुर्किस्तान से लेकर के दक्षिण में वर्तमान के हरियाणा राज्य तक था और पूरब में तिब्बत के पठार से लेकर तिब्बत के क्षेत्र से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था। तो ठीक है, उत्तर में तुर्किस्तान, दक्षिण में हरियाणा, पूर्व में तिब्बत का पठार और पश्चिम में अफगानिस्तान तक। अब बात कर लेते हैं दशराज युद्ध की। दोस्तों, ये दशराज युद्ध ऋग वैदिक काल में ही लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ऋग वैदिक काल में ही लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो हम आपको बता दें कि भरत जन के राजा सुदास और अन्य दस राजाओं के संघ के बीच। ठीक, दशराज युद्ध ऋग वैदिक काल में ही लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो भरत जन के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो बताएंगे कि परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी कौन सी नदी थी भाई? परुष्णी नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। रावी को ऋग्वेद में परुष्णी कहा गया है। यही कारण है कि हम बताते हैं कि दशराज युद्ध भरत जन के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के संघ के बीच परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास विजयी हुए और ऋग वैदिक कालीन राज्यों के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ साबित हुए। राजा सुदास विजयी हुए और ऋग वैदिक कालीन सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। इस युद्ध का कारण यही था दोस्तों कि भरत जन के राजा सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर अपना राजपुरोहित वशिष्ठ को बना लिया था, जिससे क्रोधावस्था को प्राप्त होकर के विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ इकट्ठा किया और रावी नदी यानी कि परुष्णी नदी के तट पर राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। हम आपको बता दें कि इस युद्ध में अन्य 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व राजा पुरु संवरण ने किया था। पुरु संवरण ने किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि 10 राज युद्ध में अन्य 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे पुरु संवरण ने, राजा पुरु संवरण ने। 10 राज के इस दशराज युद्ध में अनार्यों ने भी भाग लिया था। किसने भाग लिया था? अनार्यों ने भी। और जो अनार्यों का नेता था वो था भेद। कौन था? भेद। तो ठीक है, दशराज युद्ध में अनार्यों ने भी भाग लिया था, यानी कि दशराज युद्ध अनार्यों और आर्यों के बीच हुआ था। तो ठीक है, अनार्यों का नेता कौन था? बता देंगे कि भेद था। ठीक,
अब आते हैं राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन कैसे था, तो हम आपको बता दें कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन कुछ इस प्रकार था कि आर्य थे वो कबीले में बटे हुए थे। किसमें बटे हुए थे? कबीले में। आर्य कबीलों में बटे हुए थे, कबीलों में, जिन्हें जन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन। तो आर्य कैसे बटे हुए थे? ऋग्वैदिक कालीन आर्य कबीलों में बटे हुए थे जिन्हें जन भी कहा जाता था, और जन के प्रमुख को यानी कि कबीलों के प्रमुख को राजा कहते थे। क्या कहते थे? राजा कहते थे। कबीलों का प्रमुख राजा होता था, किंतु ऋग्वैदिक कालीन राजा को जनस्थ गोपा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनस्थ गोपता, जनस्थ गोप्ता। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य किसमें बटे हुए थे? कबीलों में, जनों में बटे हुए थे। पूछ लिया जाए कि इनका नेता कौन होता था, तो राजा होता था, जिसे ऋग्वैदिक काल में जनस्थ गोप्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनस्थ गोप्ता कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य अपनी प्रजा की यानी कि जनों की रक्षा करना और युद्ध के समय में युद्ध का नेतृत्व करना होता था। और बदले में जो कबीले होते थे, जो जन होते थे, वो राजा को एक स्वैच्छिक कर देते थे जिसका नाम बलि होता था। यह बलि से मतलब किसी मूक पशु की हत्या करने से नहीं है, बल्कि एक स्वैच्छिक कर से है, जो खाद्यान्न, धन या सेवा के रूप में हो सकती थी। ठीक है। अब बात करेंगे परिषद की। तो हम आपको बता दें कि ऋग्वैदिक कालीन राजा यानी कि जनस्थ गोप्ता की सहायता के लिए कुछ परिषदें होती थी, जिनमें से 3 प्रमुख परिषद थी। 3 प्रमुख परिषद थी। हालांकि 3 परिषद की ही जानकारी मिलती है, सभा, समिति और विदत। तो सभा में सर्वश्रेष्ठ लोग भाग लेते थे। कैसे लोग भाग लेते थे भाई? सर्वश्रेष्ठ लोग भाग लेते थे। इसमें वृद्ध लोग भी भाग लेते थे। सर्वश्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ कहेंगे ज्यादा सही रहेगा। तो ठीक है, सभा में श्रेष्ठ और वृद्ध लोग भाग लेते थे। श्रेष्ठ और वृद्ध लोग भाग लेते थे, यानी कि सभा श्रेष्ठ जनों और वृद्ध जनों की परिषद थी। इसके बाद समिति में आते हैं। तो समिति में राजा भाग लेता था। समिति में राजा भाग लेता था, यानी कि समिति का नेतृत्व राजा करता था। और विदत सबसे प्राचीन परिषद थी, सबसे पुरानी परिषद। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पुरानी परिषद कौन थी, तो बताएंगे कि विदत थी। पूछ लिया जाए कि किस परिषद का नेतृत्व राजा करता था, तो बताएंगे समिति का। पूछ लिया जाए कि किस परिषद में श्रेष्ठ और वृद्ध जनों को शामिल किया जाता था, तो बताएंगे कि सभा में। इसके बाद आते हैं प्रमुख राज पदाधिकारी। अब राजा होता था, राजा की सहायता के लिए परिषद होती थी। परिषद के साथ साथ पदाधिकारी भी होते थे, जिनमें से प्रमुख राज पदाधिकारियों के बारे में हम जानेंगे, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं राजपुरोहित। राजपुरोहित राजा का प्रमुख अधिकारी होता था। क्या होता था? राजा का प्रमुख सहयोगी या प्रमुख अधिकारी। राजा का प्रमुख अधिकारी होता था, प्रमुख सहयोगी होता था, सहयोगी भी कह सकते हो आप, सहयोगी। पुरोहित राजा का प्रमुख सहयोगी होता था, और सूत रथ चालकों का नेता होता था। कौन होता था? रथ चालकों का नेता होता था, रथ चालकों का प्रतिनिधि होता था। और कर्मकार जो होता था, वो धातु के निर्माण, धातु के बर्तनों, ये धातु की चीजों के निर्माण, धातु के चीजों के निर्माण करने वालों का नेता होता था। ग्रामीण कौन होता था? तो ग्रामीण राज्य के अंतर्गत ग्राम का मुखिया होता था या ग्राम का प्रमुख होता था। स्पर्श कौन होता था? तो स्पर्श गुप्तचर होता था। क्या होता था? गुप्तचर। सेनानी कौन होता था? तो सेनानी सेना का प्रमुख होता था। सेना का क्या होता था? प्रमुख होता था, या सेना का प्रतिनिधि होता था।
जो कि सैन्य संगठन से संबंधित तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता था। तो ठीक है, हमने प्रमुख राज पदाधिकारियों के बारे में जाना। पहला है राजपुरोहित, जो राजा का प्रमुख सहयोगी होता था, प्रमुख अधिकारी होता था। दूसरा है सूत, जो रथ चालकों का प्रतिनिधि होता था, नेता होता था। फिर है कर्मकार, जो कि धातु के बर्तनों या धातु के अन्य वस्तुओं का निर्माण करने वालों का प्रतिनिधि होता था। फिर है ग्रामीणी, ग्रामीणी राज्य के अंतर्गत ग्राम का प्रमुख होता था। स्पर्श, स्पर्श गुप्तचर होता था। पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में या ऋग्वेद काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो बताएंगे कि स्पर्श कहा जाता था, स्पर्श। फिर सेनानी होता था, जो कि सेना का प्रमुख होता था। तो ठीक है दोस्तों, हमने ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार, 10 राजयुद्ध, राजनैतिक जीवन और प्रमुख राज पदाधिकारियों के बारे में जाना। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसे ज्ञानवर्धक चीजों को, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपके सामने लेकर आते रहें और हम आपसे मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।